हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नर प्रजनन अंग। इससे होता क्या है ये? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है कि वह ऑर्गन या वह अंग हमारे शरीर का जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं या प्रजनन में काम आते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे शरीर में एक बहुत सारे ऑर्गन्स भरे पड़े हैं, है ना। एक बोरा का जैसा हमारा शरीर, इसमें ठूस ठूस के ऑर्गन भरा हुआ। किस लिए? तो हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए, हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं हमारे शरीर में, है ना। हम सबसे पहले तो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उस खाना को पचाया जाता है, फिर उस खाना को बाहर निकाला जाता है, पानी पीते हैं, पसीना निकलता है, पसीना या फिर पेशाब निकलता है। इन सभी के लिए हमारे शरीर में अलग अलग अंग बनाए गए हैं। जैसे हम लोग खाते हैं मुंह से, पचाते पेट में है, निकालते पीछे एनस से हैं, पानी पीते मुंह से, पसीना इधर से निकलता है छिद्र से हमारे, और जो पेशाब है वो आगे से निकलता है जिसको पेनिस कहते हैं। तो ये सभी ऑर्गन्स हैं अलग अलग, जिसका काम सभी का अलग अलग है। तो ये हमारे जीवन का एक और भी काम है महत्वपूर्ण, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, है ना। या हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करना। प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव इस प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से अपने जैसा नया बच्चा का निर्माण है या नया जीव का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? बच्चा पैदा करना। वो किस प्रोसेस से होता है? तो रिप्रोडक्शन से। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में जो भी अंग भाग लेगा उस अंगों को क्या कहा जाएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है। ठीक, तो कौन कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्शन में काम आता है? तो सबको जानता है। सबसे पहला टेस्टिस, ठीक, उसके बाद स्पर्म डक्ट आता है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल आता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आता है। हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? देखिए, टेस्टिस को यहाँ पे मेन कहा गया है, मेन ऑर्गन। इन सब में से सबसे मेन कौन सा है? टेस्टिस है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है। क्या करता है? स्पर्म। और हमारे रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? स्पर्म और ओवा। नर की तरफ से स्पर्म होना चाहिए और मादा से क्या आना चाहिए? ओवा आना चाहिए। ये दोनों आपस में मिलेगा तो रिप्रोडक्शन होगा, नहीं तो बाकी कुछ करते रहो, कोई बनने वाला बच्चा नहीं है। तो ठीक, तो रिप्रोडक्शन ये मेन इसलिए कहा गया क्योंकि ये मेन चीज़ को बनाने का काम करता है। ये स्पर्म बनाने का काम करता है, जो रिप्रोडक्शन का मेन चीज़ है। जब मेन चीज़ का निर्माण करना तो मेनन होगा ही। तो टेस्टिस इसका क्या हो गया? मेन कहते हैं हम लोग। टेस्टिस के पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में जानेंगे। चलिए, तो टेस्टिस के ऊपर आते हैं हम लोग। तो टेस्टिस के ऊपर आने से पहले सबसे पहले हमको ये पता है कि टेस्टिस होता कहाँ हमारे शरीर में। टेस्टिस कहाँ होता है? तो हर कोई जानता है। हमारे शरीर के बाहर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा दो टांग है, उस टांग के बीचों बीच एक थैला लटका हुआ है ना। एगो चमड़ा का थैली बना हुआ है, वो बाहर हमारे दोनों टांगों के बीचों में लटका हुआ है, जिसको हम स्कोर्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोर्टम कहते हैं। उस स्कोर्टम में ऐसा छोटा छोटा अंडा के आकार का दूगो टेस्टिस है। ठीक, अब इसलिए ये अब सवाल आता है कि जो टेस्टिस है वो हमारे शरीर के बाहर का लटका हो, बाकी सब तो अंदर है, लेकिन टेस्टिस जो है हमारे शरीर के बाहर क्यों है? तो शरीर के बाहर ये इसलिए होता है क्योंकि इसका काम है स्पर्म बनाना। और जो हमारा स्पर्म है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के 2 या 3 डिग्री से कम टेम्परेचर पे बनता है ना। जो हमारे स्पर्म है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए उसको बनने के लिए। तो हमारा शरीर का तो टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो उसको शरीर से क्या कर दिया गया? बाहर रख दिया गया, जिससे वो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम मेंटेन रख सके। ठीक, और आप लोग ये भी, हम लोग या आप सब ये महसूस करते होंगे, ये चीज़ अनुभव किए होंगे ज़रूर कि जब देखते हैं जब ठंडा का मौसम होता है तो टेस्टिस जो है हमारा ऊपर चटक जाता है। देखें ऐसा, जब ठंडा का मौसम आता है तो टेस्टिस कहाँ चल जाता है? ऊपर चटक जाता है। और गर्मी के समय रिलैक्स होकर नीचे ढुलत रहता है। गर्मी में नीचे ढुलता रहेगा और जब ठंडा आएगा तो ऊपर चटक जाएगा। कहा है कि बाहर क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है ठंडा के समय,
और इसको उतना भी ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं चाहिए जितना ठंडा में होता है, तो ये उधर ऊपर आ जाता है हमारे शरीर की तरफ। भाई उधर का हमारे गांव में अभी बमबारी चल रहा है, आतंकवादी आया हुआ, हमको भी रख लो अपने साथ, तो रख लेता है, ये सटा लेता है। वो अंदर तो घुसने नहीं देंगे, पर आ जाओ हमारे साथ सट के रहो, गर्मी प्रदान करते रहो, गर्मी लेते रहो, ठीक। और जब गर्मी आता है तो कहता है कि भाई हमारा गांव शांत हो गया, आतंकवादी ख़त्म, हम जा रहे हैं, तुम लोग अब इधर रहो, फिर वो नीचे आकर लटक जाता है, ठीक। ऐसा आप अनुभव किए होंगे। अब देखिए आते हैं टेस्टिस पे। तो टेस्टिस, अगर हम एक टेस्टिस को देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो जैसे भी देखना है देखेंगे। टेस्टिस को अगर हम देखेंगे, उसको अगर काटेंगे, टेस्टिस को क्या करेंगे, काट देंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ही टेस्टिस काटेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे। कितने होते हैं, 250 होते हैं। एक मनुष्य के टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250, ठीक। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर घुसेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर घुसेंगे तो हमको मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक चीज़ और देखने को मिलेगा इसके आसपास, किसके आसपास, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास हमको एक और तरह का कोशिका दिखाई देगा जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं, ठीक। तो किसके आसपास दिखाई देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किसमें, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ठीक। सबसे पहले टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस को काटेंगे तो हमको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और उसके अंदर जब हम घुसेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर घुसेंगे तो हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, कितने, 2 से 3। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर घुसना, सबके अंदर नहीं घुसना, एक एक उतर घुसना है। उसमें हमको 2 से 3 को क्या दिखाई देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और उसके आसपास अगल बगल देखने को मिलेगा हमको इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, ठीक। अब अगर हम फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर घुसेंगे, एक कितना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर घुसेंगे तो हमको 2 चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पे 2 तरह का कोशिका दिखाई देगा, एक जर्मिनल सेल और एक सर्टोली सेल। जर्मिनल सेल का पूरा नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, और यह है सर्टोली सेल। ये है, देखिए जो जर्मिनल सेल है, ये स्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यही सेल जो है स्पर्म बनाता है हमारे टेस्टिस के अंदर। एक तरह से ये स्पर्म का माई बाप हो गया, क्या किया, माई बाप। क्यों, क्योंकि ये स्पर्म को क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। कौन, जर्मिनल सेल। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। और ये सेल बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों सेल होते हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हजारों लाखों सेल पाए जाते हैं। कौन, जर्मिनल सेल। अब इस तरह के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लोब्यूल में 2 से 3 है, और पूरे टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स है, 250। तो समझ ले रहे हैं हमारे टेस्टिस में कितना एपिथेलियम सेल है, और अथाह स्पर्म बन सकता है, मतलब गंगा हो जाएगा, ये बह जाएगा इसका स्पर्म का, इतना स्पर्म हमारे शरीर में बनता है, ठीक। और ये इतना ज़्यादा स्पर्म बनाने में व्यस्त रहता है। इसका काम क्या है, जर्मिनल सेल का, स्पर्म बनाना। लगातार स्पर्म बनाया जाता है, पूरी ज़िंदगी भर स्पर्म बनाते जाता है। इसको फुर्सत ही नहीं मिलता अपने बाल बच्चा का ध्यान रखने का। स्पर्म इसका क्या है, बाल बच्चा ना है, ये पैदा कर रहा है तो बाल बच्चा हुआ। तो ये छोटा जब बनता है तो उस समय क्या होता है, कमज़ोर रहता है स्पर्म। जब जर्मिनल सेल स्पर्म को बनाता है तो जब पहली बार बनता है तो क्या होता है, कमज़ोर। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा कमज़ोर होता है। शुरू में जब पैदा होता है तो बच्चा कैसे रहता है, कमज़ोर रहता है, ना अपने से चल पाता है, ना अपने से उठ पाता है, ना सूत पाता है। तो ये स्पर्म कमज़ोर रहते हैं, और इस जर्मिनल सेल के पास इतना फुर्सत नहीं है कि इसको हम सेवा पानी कर सके। खाली स्पर्म बनाने में लगल है, एकदम धकाधक पैदा कर ले जा रहा है, और इसके पास टाइम ही नहीं है इसको देखभाल करने का। तो इसके लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक नया कोशिका बनाया जिसका नाम सर्टोली सेल है। ये क्या करता है, इन सबको पकड़ के दूध पिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, और तंदुरुस्त बना देता है, फिर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर देता है ससुरारी जाने के लिए, है ना। ये जब तंदुरुस्त हो जाएगा तो ससुराल जाएगा अपन। उसके बाद अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, इंटरस्टिशियल सेल दिखाई देंगे, जिसको क्या कहते हैं, लीडिंग सेल। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो रिप्रोडक्शन में काम आने वाला हार्मोन है। यही हार्मोन है जो टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को प्रेरित करता है। ठीक है, बचपन से ही हमारे अंदर हार्मोन ये स्पर्म नहीं बनते हैं, जैसे हम जब पैदा हुए उसी समय से स्पर्म बनना शुरू नहीं हो जाता। स्पर्म कब बनता है? तो जब हमारा एज 12 साल से पार हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, तब हमारे शरीर में स्पर्म का बनना शुरू होता है। तब तक हमारा टेस्टिस आराम से खटिया बिछौना लगा के खर्र खर्र खर्राटा लेके सूतल रहता है। ठीक, जब 12 साल का एज हो जाता है तब हमारे दिमाग को याद आता है कि इसको अब क्या करना है, बाप बनाना है। इसका उम्र तब बाप बनने वाला हो गया, चल इसको भिड़ा देते हैं। तब वो वहाँ से वो दूध भेजता है। इस पर जो ब्रेन है, ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है उसका? पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड। वो वहाँ से एक मैसेंजर भेजता है, वहाँ से एक क्या बोलते हैं उसको, दूध भेजता है, जिसका नाम होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है वहाँ से, जो कहाँ पे आता है, टेस्टिस के पास आता है। और टेस्टिस के पास आकर के सबसे पहले किसको जगाता है? सब सोया हुआ एकदम 14 साल से लगातार तो मस्त एकदम नींद में खराटा लेके सूत रहा है। तो ये जब आता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो सबसे पहले इसी को जगाता है। इसको इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर आकर के अपना काम करता है। इसको जगाता है, चल भाई तुम बहुत सुत लिया, 14 साल तू कम सुत ले, अब उठ अपना काम करो, अब तुम्हारा एज हो गया है बाप बनने के लिए, उठो अब अपना काम शुरू कर दो। तो जब ये यहाँ पे आके इसको जगा देता है तो ये अपना काम करना शुरू क्या करता है अपना काम, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का कार्य शुरू कर देता है। जैसे ही ये हार्मोन शुरू हो जाएगा बनना, लड़का में बदमाशी शुरू, है ना, मूंछ दाढ़ी, छाती में बार, आँख में बार आना शुरू हो जाएगा। किसके बनने से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने के साथ ही साथ। अब जिन्हें एक सुंदर नारी देखा उधर जाके मुंह मारने लगेगा। कौन? लड़का। कब? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन जाता है तब बनने लगता है तब। अब ये हार्मोन यहाँ से निकल करके कहाँ जाता है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल के पास जाता है। कहता माई जी अब उठ और अपना स्पर्म बनाना शुरू कर। ठीक, कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है जर्मिनल एपिथेलियल के पास। कहता माता जी अब उठ जाओ, बहुत सो लिए तुम भी, अब स्पर्म बनाओ। काहे कि जो मालिक खड़ा है ना हमारा सिस्टम लेके, उसका अब एज हो गया है बाप बनने का, तो इसको बाप बनाओ अब जल्दी से। ठीक, तो अब ये जर्मिनल जैसे इसके पास आता है वो हार्मोन, ये एक्टिवेट हो जाता है, अपना काम करना शुरू, ले लगातार ले स्पर्म बनाओ, कितना चाहिए सर, जितना मांगो उतना देंगे, लो एकदम अपना फैक्ट्री शुरू। ठीक, और इस प्रकार से स्पर्म बनता है और ये सर्टोली सेल इसको दूध पिला के एकदम तंदुरुस्त बना देता है। फिर ये स्पर्म ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा टेस्टिस खत्म हुआ। टेस्टिस में ये सारे पार्ट्स होते हैं और इस तरह से स्पर्म निर्माण होता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बात और बच गया, यहाँ पे डायग्राम देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या बताया है कि ये देखिए, ये जो डायग्राम हमने बनाई एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का है। एक टेस्टिस का अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250, उसमें से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। तो हमने क्या देखा, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना होता है, 2 से 3। देखिए हमने 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे बनाया है। और उसके अगल बगल देखिए ये सेल दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है 3 गो और इसके आसपास क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। अब अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर घुसेंगे तो हमको जर्मिनल सेल दिखेगा और सर्टोली सेल दिखेगा। ठीक ना, तो जर्मिनल सेल देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना नीचे किनारे किनारे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। और ये जो डांटा जैसा यहाँ दिख रहा है ये कहाँ है, सर्टोली सेल है। देखिए यहाँ पे स्पर्म लोग अपन मुँह घुसैले है और दूध पी रहा है ना, जैसे माँ का दूध पीता है ना बच्चा छाती में घुस के, वैसे ही यहाँ पे सर्टोली सेल में स्पर्म घुसा हुआ है और वहाँ से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहा है और अपने आप को जवान कर रहा है। ठीक, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियल वो डिवाइड हो के क्या कर रहा है, स्पर्म बनाने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा डायग्राम और इस प्रकार से हमारा टेस्टिस खत्म हो गया। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, क्या चीज़, स्क्रीनशॉट, टेस्टिस नहीं।
अब देखिए हमने टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिस में बन गए स्पर्म, टेस्टिस में स्पर्म बन गया, सर्टोली सेल के द्वारा वो जवान भी हो गया, अब तैयार हो गया ससुराल जाने के लिए। किसके लिए? ससुराल उसका कहाँ है? तो मादा शरीर के अंदर, जो मादा रिप्रोडक्टिव मादा प्रजनन अंग है वो इसका क्या है? ससुराल है, क्योंकि उसको वहीं जाना होता है, ससुराल में जाता है, वहाँ उसकी जो महबूबा है बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, ओबा, इसकी महबूबा किसकी? स्पर्म की, उसी के साथ उसको मिलना है, जाता है वहाँ शादी ब्याह करके सीधे बच्चा पैदा करके आता है। हम लोग को क्या होता है? हम लोग जाते हैं शादी ब्याह करके पहले दुल्हन लेकर आते हैं, फिर बात विचार होता है घर बैठ के कि कहा जी क्या करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होता है, बात विचार होता है, क्या जी क्या करना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी तो कहेगी अभी रुकिए 2-3 साल प्यार मोहब्बत करिए, एक दूसरे को समझिए, तब बच्चा पैदा करेंगे, ठीक। और अनपढ़ मेहरारू रहेगी तो हम आपके पति देव, आप हमारे पति देव हैं, आपका जो इच्छा आप जैसे कहिएगा हम वैसे ही करेंगे। अब पढ़ल लिखल समझदार आदमी होगा तो छोड़ देगा, चलो अभी 2-3 साल रहो ऐसे ही। अब अनपढ़ होगा तो ले दनादन पैदा कर, वो दोनों मेहरारू अनपढ़ मर्दों अनपढ़, कोई प्लानिंग नहीं, सीधा रिप्रोडक्शन शुरू, ठीक। तो देखिए ये जो है स्पर्म टेस्टिस में बन गया है, इसको जाना कहाँ है? मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जहाँ पे ओवा इसका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे इसको जाना है। तो इसको जाने के लिए क्या है? रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, तभी तो ये जाएगा, ऐसे उड़ के तो नहीं चल जाएगा। तो इसको एक क्लोज पाथ चाहिए, बंद रास्ता चाहिए, जो क्या होता है? स्पर्म डक्ट होता है। इस डक्ट के द्वारा ही क्या होता है? स्पर्म फ्लो करता है, ठीक। तो ये स्पर्म डक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुक्राणु नालिका। ये एक नली है जिसके द्वारा स्पर्म फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह। इसके 4 पार्ट होते हैं, कितने? 4। रेट टेस्टिस, वासा डिफरेंटिया, एपिडिडमिस और वासा डिफरेंस, या वास डिफरेंस कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं, वास डिफरेंटिया कहते हैं, रेट टेस्टिस। ये 4 तरह के नली होता है जिसके द्वारा स्पर्म फ्लो करता है। तो ये हमारा टेस्टिस है, क्या हमारा टेस्टिस है। स्पर्म कहाँ बन रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये मान लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये जो रेड टेस्टिस है, ये जो रेड टेस्टिस ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक रेड टेस्टिस जुड़ा रहता है, जो वहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करके कहाँ ले आता है? भासा इफरेंटिया, ठीक। ये भासा इफरेंटिया में हर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक रेड टेस्टिस भासा इफरेंटिया में जुड़े हुए थे। ये भासा इफरेंटिया फिर कहाँ लेके आ जाता है स्पर्म को? एपिडिडमिस में। जो ये शरीर ये जो दिख रहा है यहाँ पर टोपी जैसा, ये टेस्टिस के ऊपर जो टोपी जैसा बना हुआ है वो क्या होता है? एपिडिडमिस होता है। ये जो 2 भाग है ये टेस्टिस के अंदर होते हैं। रेड टेस्टिस और भास इफरेंटिया टेस्टिस के भीतर होता है, और ये जो है एपिडिडमिस टेस्टिस के ऊपर कपार पर चढ़ा रहता है इसे। तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कौन जमा किया? रेड टेस्टिस। और हर एक सेमिनिफेरस से एक रेड टेस्टिस आता है और कहाँ जुड़ जाता है? भास इफरेंटिया में। ये भास इफरेंटिया स्पर्म को लेकर आ जाता है एपिडिडमिस में, यहाँ पे स्टोर होता है स्पर्म, ठीक। अब जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे ही स्पर्म यहाँ से निकल करके भास इफरेंटिया के द्वारा कहाँ चला जाता है? पेनिस में। कहाँ चला जाता है? पेनिस में चला जाता है, ठीक। और ये पेनिस क्या कर देता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से ये ससुराल चला गया, कहाँ से? अपने मायके से। इसका मायका कहाँ था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ जो पैदा होते हैं ना उसका मायका होता है। जरूर थोड़ी कि मेरा रुए का मायका होगा, इसका भी तो मायका हो सकता है। मायका मतलब जहाँ माई का घर, जहाँ मायका हो गया, तो ये इसका कहाँ मायका घर? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वहाँ बना, वहाँ से फिर कहाँ चल गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जहाँ पे ओवा इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये था हमारा स्पर्म डक्ट। इसका कई भाग होता है? 4 भाग। रेड टेस्टिस, वास इफरेंटिया, एपिडिडमिस और वास डिफरेंस, ठीक। तो इस प्रकार से स्पर्म टेस्टिस से फ्लो करते हुए कहाँ चल जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुँच जाता है, ठीक। ये वास डिफरेंस के द्वारा कहाँ जाता है? पेनिस में। पेनिस से सीधे वेजाइना से यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे जाकर अपने महबूबा से मिल लेता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं आगे दूसरे पे।
तो देखिए उसमें हमने टेस्टिस पढ़ लिया और स्पर्म डक्ट पढ़ लिया। टेस्टिस में स्पर्म बन गया, स्पर्म डक्ट के द्वारा स्पर्म निकला ससुराल के लिए। स्पर्म डक्ट कहाँ से? टेस्टिस से। यहाँ पे रेड टेस्टिस, वो भास डिफरेंट या फिर एपिडिडमिस और फिर ये भासा डिफरेंस, यहाँ तक स्पर्म यहाँ से निकल करके ऐसे ऐसे चला आया। कहाँ चला आया? भास डिफरेंस में। ये तो इसका अपना इलाका था, तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं था। अपने इलाका में किसी का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये आसानी से यहाँ तक चला आया। लेकिन अब यहाँ से इसको रास्ता जाम मिलने वाला है, यहाँ से इसको इलाका दूसरा मिलने वाला है। ये जो ट्रैफिक है ये जाम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पेशाब भी निकलता है। ये देखिए यहाँ पे ब्लाडर है हमारा, यूरिनरी ब्लाडर, यहाँ से इसका भी रास्ता है और पेशाब का भी रास्ता है। इसी रास्ते से इसको भी निकलना है, इसी रास्ते से पेशाब को भी निकलता है। इसको यहाँ पे मुश्किल भरा रास्ता मिलता है आगे। यहाँ तो ये अपना इलाका था, अपना इलाका में कोई भी सांड रहता है, घूमते रहता है। अब यहाँ से इसका दूसरा इलाका शुरू होने वाला है, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। और यहाँ तक आते आते ये थक भी गया था, इसको एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी के लिए इसको फूड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, यहाँ पे जो सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या करते हैं? इस स्पर्म को यहाँ से बिल्कुल इसको प्रोटेक्शन के साथ भोजन वोजन पूरा बांध के भेजा जाता है दूल्हा साहब को ससुराल। तो ये सेमेनल वेसिकल इसको भोजन देने और प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी भोजन देता है और कुछ प्रोटेक्शन का सामान देता है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करता है? ये जो इसका मुश्किल भरा रास्ता है, इसको क्लियर एकदम हसीन वादी वाला रास्ता बनाने में हेल्प करता है। तो कैसे बनाता है, हेल्प कैसे करता है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेमेनल वेसिकल ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्लाडर के जस्ट नीचे पाया जाता है। जो हमारी यूरिनरी ब्लाडर है, जो मूत्राशय है जिसमें मूत्र भरा होता है, उस ब्लाडर के जस्ट नीचे सेमेनल वेसिकल एक जोड़ा होते हैं दोनों साइड। ठीक है ना? ये यूरेथ्रा है, बीच में क्या है? यूरेथ्रा, जिससे पेशाब निकलता है उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और इससे स्पर्म भी निकलता है, तो यूरेथ्रा के एक और नाम आ जाता है। ठीक ना? ये जो नली यहाँ से दिख रहा है, यूरेथ्रा से लेकर के यहाँ पेनिस के टिप तक, ये नली का नाम होता है यूरेथ्रा ऐसे तो। लेकिन इसमें से यूरिन भी निकलता है, मतलब पेशाब भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। तो इसका हो जाता है एक अलग नाम, यूरोजेनाइटल पाथ। क्या कहते हैं इसको? यूरोजेनाइटल पाथ कहा जाता है। यूरो मतलब हो गया यूरिया और जेनाइटल मतलब स्पर्म। तो ये स्पर्म का भी रास्ता है और यूरिन का भी रास्ता है, इसलिए इसका नाम हो गया कॉमन नाम यूरोजेनाइटल पाथ कहते हैं, जो कॉमन नाम है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सेमेनल वेसिकल है कहाँ पाया जाता है? ब्लाडर के जस्ट नीचे। इसका क्या काम है कि ये सीक्रेट करता है अपने अंदर से एक अल्कलाइन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी फ्लूइड होता है। फ्लूइड माने तरल पदार्थ होता है, जिसमें वो कैसा होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्षारीय नेचर का होता है। कैसा? क्षारीय नेचर का। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। पीएच कितना होता है इसका? 7.4। किसका? इस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो सेमेनल वेसिकल से निकला होता है। ये सेमेनल वेसिकल में होता क्या क्या चीज़ है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है, जो स्पर्म का भोजन के रूप में काम करता है। इसी भोजन से ये क्या करता है? स्पर्म अपना क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण करता है और आगे बढ़ने में हेल्प। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे ही स्पर्म बाहर निकल जाता है टेस्टिस पेनिस से, कहाँ हो जाता है? वेजाइना में, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन अपना काम करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है? जो औरत का या लेडीज़ का जो यूटेरस है, उसका जो दीवार है, उसमें क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। कौन? ये प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कहाँ से निकल रहा है? सेमेनल वेसिकल से। एक प्रकार का हार्मोन है। ये जो वेजाइनल वाल है या यूटेरस वाल है, फैलोपियन ट्यूब का जो दीवार है, सबको क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो स्पर्म क्या होता है? आगे की ओर दौड़ने में उसको मदद मिलता है। और उसके बाद एक और चीज़ निकलता है इसमें से, फाइब्रिनोजेन। ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजेन का क्या काम है? तो देखिए, जैसे ही यहाँ से दूल्हे राजा निकले तो कैसे रहते हैं? तरल रहते हैं, एकदम पानी का जैसा। कैसा? लिक्विड का जैसा होता है। अब जैसे ही ये रिलीज होगा तो इसका डर है, अगर ये तरल रहेगा तो क्या होगा? बाहर निकलने का डर है। रिश्ते हुए ये भेजाने से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लिक्विड है भाई। लिक्विड को जाने से जगह मिलेगा, होने से कुछ से निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ
तो क्या हो जाएगा, तरल है तो ये क्या हो जाएगा, वेजाइना से रीस के बाहर निकल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, स्पर्म जैसे ही निकलता है तो इसको कोगुलेट कर दिया जाता है। कोगुलेट का मतलब जमा दिया जाता है, दही जैसा, ठीक ना। दूध और दही सबसे ज़्यादा कौन बहता है, दही, दूध बहता है। दही क्या होता है, जो थक्का जमा रहता है वो बहता नहीं है, उसको एक जगह थुप से गिर जाएगा, बहेगा नहीं। लेकिन जो दूध है वो क्या हो जाता है, बहता है। तो जस्ट उसी प्रकार जो यहाँ से स्पर्म निकला है, ठीक ना, वो कैसा रहता है, तरल रहता है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। और जमाने में कौन काम करता है, फाइब्रिनोजेन, जो कहाँ से निकलता है, सेमाइनल वेसिकल से। जैसे ही पेनिस से स्पर्म बाहर निकला, उसको क्या कर दिया जाएगा, ये फाइब्रिनोजेन उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको जमा देगा। क्या कर देगा, जमा देगा कुछ देर के लिए, ताकि वो बाहर रिस करके ना निकले। ठीक, अब ये फिर अब तो जम गया है, अब इसको आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ने के लिए फिर इसको लिक्विड में बदला जाता है। वो कौन बदलेगा, तो हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड में देखेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक ये प्रोटीन निकलता है जो इसको फिर से लिक्विड में चेंज करने का काम करता है। ठीक, तो ये था हमारा सेमाइनल वेसिकल। यहाँ से स्पर्म आया टेस्टिस से, कहाँ, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस से यहाँ पे आया, तो यहाँ से ये जो सेमाइनल वेसिकल है, इन दोनों सेमाइनल वेसिकल से एक नली जुड़ जाता है इस भास डिफरेंस में। ये भास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल का नली आपस में मिलते हैं, जिसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहा जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। जब भास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल का नली आपस में मिलते हैं तो उस मिलन पॉइंट को क्या कहा जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, किसका किसका होता है वो, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और वासा डिफरेंस, दोनों जब मिलते हैं तो उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इसी में क्या निकाला जाता है, सेमाइनल वेसिकल से ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जाकर के स्पर्म में मिल जाता है और यहाँ से स्पर्म का नाम हो जाता है सीमेन। क्या नाम हो जाता है, सीमेन। स्पर्म का नाम क्या हो जाता है, सीमेन। सीमेन में क्या होता है, तो सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड ट्रांसपेरेंट और स्पर्म यहाँ पे, अभी ये पूरा तरीके से सीमेन नहीं बना है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो भी मिलेगा, तो ये पूरे तरीके से 100% सीमेन बन जाएगा। तो अभी क्या है यहाँ पे इसका सीमेन का कितना परसेंट बना हुआ है, 60%। कितना बना हुआ है, 60% बना हुआ है। ठीक ना, और इधर से 60 नहीं, हाँ 60% ही रहता है। 60% इसका फ्लूइड रहता है और 10% उधर से स्पर्म आता है। ठीक ना, जो टोटल यहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है सीमेन, उसका 10% किसका रहता है, स्पर्म का रहता है। और उसमें से 60% किससे निकल के आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकल रहा है वो 60% होता है सीमेन में, जो पूरी तरीके से पेनिस से बाहर रिलीज किया जाता है फीमेल के वेजाइना में। वो टोटल कितना होता है, 100%। उस 100% में से 10% क्या रहता है, स्पर्म का सेल रहता है, स्पर्म सेल, और 60% क्या रहता है, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, और अभी 30% इसका जुड़ना बाकी रहता है। तो यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट में 10% स्पर्म और 60% ये सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड मिल चुका होता है। यहाँ से इसका नाम शुरू होने लगता है सीमेन कहलाना, किसका, स्पर्म का। यहाँ तक जो आ रहा था ये भी स्पर्म था, जैसे ही इसमें सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड जुड़ा, इसका नाम क्या होने लगेगा, सीमेन कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, सीमेन। अब कितना है, 10% इसमें स्पर्म और 60% सेमाइनल वेसिकल का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। अब ये आगे निकलता है, और जब ये आगे आता है तो यहाँ पे इसको एक और ग्लैंड मिलता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये एक अखरोट के आकार का होता है और ये एक ही होता है। सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं और ये एक होता है ये, और इसके अंदर से जो है ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा पास होता है अंदर से, ये उसके चारों तरफ होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ये यूरेथ्रा जो है या इजैकुलेटरी डक्ट है उसके चारों तरफ होता है। ठीक, और इससे क्या होता है, एक मिल्की फ्लूइड निकलता है, वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड निकलता है, किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से। इसमें क्या क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है जिसको न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा। कौन, आगे जाएगा तब स्पर्म, सिट्रिक एसिड। इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, इसमें भी क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो यूटेराइन वाल या यूटरस का जो वाल है उसको
कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे स्पर्म आगे बढ़ सके। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या है? फाइब्रिनोलाइसिन। जैसे ही स्पर्म यहाँ निकला तो ये तरल है, तो इसको क्या कर देता है फाइब्रिनोजेन, उस पर जा करके कोगुलेट कर देता है। क्या कर देता है? कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है जमा देना, थक्का बना देना, है ना, जिसे कोगुलेशन कहते हैं। और जब ये थक्का जम गया तो अब तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो जमा हुआ है तो भाई आगे बढ़ने के लिए इसको क्या भी चाहिए? तरल रूप में फिर बदलना होगा। तो उसके बाद इसको जब आगे बढ़ना होता है तो ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है वो इसके ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर? जो ये फाइब्रिनोजेन इससे जुड़ चुका है, जिससे ये जम चुका है, तो उस पर जाएगा तो ये फाइब्रिनोजेन को क्या कर देगा? ख़त्म। फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसिन का मतलब ये होता है मारने वाला, तो ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। जैसे ही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ख़त्म होगा, स्पर्म फिर से लिक्विड के रूप में बदल जाएगा, और जैसे ही लिक्विड के रूप में बदल जाएगा, इसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसके साथ फ्रक्टोज है, इसके साथ यहाँ पे सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रिक एसिड और फ्रक्टोज से क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूटरस के वाल में कंट्रैक्शन पैदा करेगा, जिससे स्पर्म आगे घोड़ा का जैसा रदा कूदेगा पूरा। ठीक, तो ये हमारा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड था। अगला हमारा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। ये है इसके जो पाथ है, ये जो पेनिस वाला पाथ है और जो वेजाइना का जो पार्ट है, उसमें क्या करता है? सुनहरा मौसम डेवलप करता है, मतलब रास्ता को एकदम आरामदेह बनाता है, इसमें कोई नुकसान ना हो स्पर्म को, इससे इस रास्ते को क्लीन करने का काम करता है। देखिए ये जो हमारा पेनिस है, पेनिस में क्या है? यूरेथ्रा है, ठीक ना, जिससे ये यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। तो देखिए स्पर्म तो हम बार बार नहीं निकालते हम लोग, लेकिन जो पेशाब है वो दिन भर में 5 बार 6 बार एक दिन में निकाल देते हैं। तो जब ये पेशाब निकलता है तो पेशाब का जो ये गुण होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और जब स्पर्म इस पाथ में आएगा तो इसको एसिड मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पेशाब मिल ही जाएगा इस रास्ते में, जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक। तो जब स्पर्म ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा तो इसको इससे खतरा है, स्पर्म क्या हो सकता है? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे स्पर्म निकलता है उससे पहले इस रास्ता को क्लियर किया जाता है। तो उस क्लियर करने का काम कौन करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से पानी का जैसा चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है, इससे स्पर्म निकलने से पहले, सीमेन के निकलने से पहले इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से क्या निकलता है? एक चिपचिपा पानी का जैसा, लिक्विड का जैसा पदार्थ निकलता है, ठीक ना, जो अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का मतलब क्षारीय नेचर का होता है। तो ये क्षारीय नेचर इस यूरिया के एसिडिक नेचर को क्या कर देता है? ख़त्म। और ये रास्ता क्या होता है? क्लीन। और ये यहाँ से होते हुए फिर वेजाइना में भी चला जाता है। कौन? ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो निकला हुआ है अल्कलाइन फ्लूइड, ये वेजाइना में भी चला जाता है, और वेजाइना में भी वही काम, वहाँ भी टॉयलेट होता है तो वहाँ भी यूरिन की मात्रा होती है, तो यूरिन की मात्रा से उसका भी नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक। तो ये वहाँ पे जाकर उसको क्या कर देता है? अल्कलाइन बना देता है। क्या कर देता है? ये जो वेजाइना का भी जो मीडियम है उसको भी, उसका भी गुण को क्या करता है? एसिडिक गुण को ख़त्म, जिससे स्पर्म को खतरा नहीं होता है, वो आसानी से स्पर्म आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये बताए थे ना, सुनहरा एकदम मौसम बनाता है हसीन वादियों वाला, तो ये काम इसका था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। अब यहाँ पे एक बात आता है कि हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में फ्रक्टोज मात्र एक ही जगह पाया जाता है। कहाँ पे? तो सेमाइनल वेसिकल में। फ्रक्टोज का कहाँ निर्माण होता है? सिर्फ सेमाइनल वेसिकल में, जो स्पर्म के साथ मिलता है तो सीमेन के साथ मिल जाता है। कौन? फ्रक्टोज। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही जगह फ्रक्टोज मिलेगा। कहाँ पे? सेमाइनल वेसिकल से। तो जब रेप होता है ना लड़कियों का, तो उनका रेप का जो पता कैसे चलता है कि इस लड़की का रेप हुआ है? तो इस फ्रक्टोज से ही पता चलता है। किससे? फ्रक्टोज से। अगर कोई लड़का रेप किया है लड़की का, तो उसका सीमेन उसके वेजाइना में गया होगा, और वेजाइना में सीमेन गया होगा, इसका मतलब उसके साथ साथ क्या गया होगा? फ्रक्टोज भी गया होगा। तो वहाँ जब टेस्ट किया जाता है तो क्या देखा जाता है? वहाँ पे फ्रक्टोज की मात्रा देखी जाती है। अगर फ्रक्टोज की मात्रा वहाँ पे मिला वेजाइना में, तो उससे पता चल जाता है कि इस लड़की का रेप हुआ है, क्योंकि फ्रक्टोज
सीमेन के अलावा और कहीं पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सीमेन में सेमाइनल वेसिकल ने स्पर्म ये फ्रक्टोज को छोड़ा है, किस लिए? एनर्जी बनाने के लिए। तो कोई भी लड़का अगर लड़की को रेप करता है तो उसका सीमेन उसके वेजाइना में रहेगा, और वेजाइना में अगर स्पर्म मर भी गया है, स्पर्म का पता नहीं चलता है, तो फ्रक्टोज का पता तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि फ्रक्टोज भी उसके साथ गया है, और फ्रक्टोज सिर्फ सीमेन में ही हो सकता है। तो इससे पता लगा लिया जाता है कि लड़की का रेप हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अगला हमारा आता है पेनिस। अगला कौन सा पार्ट है हमारा? पेनिस है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे लास्ट ऑर्गन क्या है? पेनिस। इसका कोई उतना खास काम नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है? स्पर्म को कहाँ से? भास डिफरेंस से या टेस्टिस से मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि वेजाइना में, योनि में प्रवेश कराने का काम करता है। बस यहाँ जो स्पर्म आया, ये जो सीमेन आया, इस सीमेन को बस वेजाइना में ले जा कर के छोड़ने का काम करता है संभोग क्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। हमने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा और शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देखें और अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उस पर आपको वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।